हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हमें एक जानकारी दिया जाए हम्म। कि अभी जो शिक्षक की बहाली जो हो रही है, हम्म। इस शिक्षक की बहाली में हम्म। हम क्या अनियमितता हो रही है? क्या दिव्यांगों के हित में आपके काम हो रही है या आपके दिव्यांगों के को परेशान किया जा रहा है? इसकी तरफ पूरी तरह से सर बताया जाए दिव्यांग समाज को भी। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक बहाली के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को ताड़-ताड़ करने का अधिकार आपके शिक्षा पदाधिकारी को किसने दिया? आप जानते हैं कि 100% वाले ब्लाइंड को दिव्यांग अधिकार अधिनियम में नौकरी करने का अधिकार है, ठीक है। वहीं फिजिकली दिव्यांग को नहीं है, काहे कि 100% तो वो कोई काम करने योग्य नहीं है, लेकिन ब्लाइंड को है, जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम में लिखा हुआ है। लेकिन इस नियम को वो जो तोड़ रहे हैं, वो जो मरोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 70% वाले 60% वाले दिव्यांग को लेंगे और 100% वाले दिव्यांग को नहीं लेंगे, तो क्या दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का यहाँ पर उल्लंघन नहीं हो रहा है? अच्छा, आप बता दीजिए कि यूनिक डिसेबिलिटी बना 2017 में, आपने बनाया यूनिक डिसेबिलिटी, जिसमें आप यूनिक डिसेबिलिटी को देखिएगा तो राज्य सरकार का एक कार्ड होता है और एक कार्ड एक पन्ने का होता है जो केंद्र सरकार का होता है। और यूनिक डिसेबिलिटी को इसीलिए बनाया गया था कि बिचौलियों को या फिर फर्जीवाड़ा को हटाया जाए, और उसमें राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति दी थी, केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दी थी। तो सरकार की क्या व्यवस्था है कि अपने मेडिकल बोर्ड के द्वारा बनाए गए प्रमाण पत्र पर उसको स्वयं यकीन नहीं है। और यह यूनिक डिसेबिलिटी तो इसीलिए बनाया गया था कि तमाम योजनाओं का लाभ मात्र एक कार्ड से बन जाएगा। तो क्या व्यवस्था है कि अपने ही बनाए हुए कार्ड पर, नेशनल लेवल पर इतनी जांच करके बनाए हुए कार्ड पर सरकार को यकीन नहीं है? बड़ी विचित्र स्थिति है कि दिव्यांग को आरक्षण का लाभ सर्टिफिकेट के आधार पर मिलता है। अगर हम सर्टिफिकेट को ही खत्म कर दे तो आरक्षण तो खत्म हो गया। एक हिंदी में कहावत है, पुनः मुस्को भवंती। तो आप एक तरह से दिव्यांग को कहते हैं कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में हम समानता का अधिकार देते हैं, नौकरी के लिए कोई किसी को छलेगा नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन परेशान कर रहे हैं जब आप उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट ही समाप्त कर दीजिएगा तो उसको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा, वो योग्य कैसे होगा? बड़ा विचित्र स्थिति है कि तीन एक आपका जो स्थानीय चिकित्सक जो बना के देता है प्रभारी, क्योंकि आपने ही कहा कि स्थानीय प्रभारी इस सर्टिफिकेट को बनाएगा, वो सर्टिफिकेट है। एक यूनिक डिसेबिलिटी में राज्य का सर्टिफिकेट है, एक यूनिक डिसेबिलिटी में केंद्र का सर्टिफिकेट है। तीन सर्टिफिकेट को अयोग्य घोषित करके आप कह रहे हैं कि एक नया सर्टिफिकेट बनाओ। तो कहीं ना कहीं आप अपने मेडिकल ऑफिसर की बात को स्वयं नहीं मान रहे। वह दिव्यांग जो है वो तो विचित्र स्थिति में पड़ गया। जहां से शुरू किया, यानी प्रारंभिक ज्ञान से शुरू किया और प्रारंभिक ज्ञान पर ही उसे ला के छोड़ दिए, उसका आरक्षण ही समाप्त कर दीजिएगा तो नरभसा जाएगा।
वो पढ़ेगा क्या? और एक सर्टिफिकेट बनाने में कितने वर्षों का समय लग जाता है आपके तांत्रिक व्यवस्था में, और आपके यहाँ तो समुचित व्यवस्था तक अभी नहीं है कि सर्टिफिकेट को सुचारू रूप से 2 से 4 दिन में बनाया जाए। वैसे में फॉर्म भरने का डेट 2 से 4 दिन ही है। क्या 2 से 4 दिन में आप सबको निर्गत कर दीजिएगा सर्टिफिकेट? और निर्गत नहीं कीजिएगा तो लड़का तो पिस जाएगा। और लड़का या तो अपना सर्टिफिकेट बनवाए, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तब तक वो दिव्यांग श्रेणी में फाइट ही नहीं कर पाएगा। और सर्टिफिकेट बना लेगा तो पढ़ाई कहाँ से कर पाएगा जी? पूरा दिन तो वो सर्टिफिकेट ही बनाए, इस दफ्तर से इस दफ्तर, इस दफ्तर से इस दफ्तर, इस दफ्तर से इस दफ्तर का चक्कर काटता ही रह जाएगा। तो सीटेट पास कर लो तब मास्टरी हो जाएगा, ये पास कर लो तब मास्टरी हो जाएगा, वो पास कर लो। मान लीजिए कि सर्टिफिकेट बना लिया, फॉर्म भर लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं किया तो योग्यता और क्षमता तो उसके पास नहीं आया, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है तभी नौकरी मिलेगा जब आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों का जवाब वो दे पाएगा। अब पढ़ाई ही नहीं करेगा तो प्रश्न का जवाब कैसे दे पाएगा? और जब जवाब नहीं दे पाएगा तो वो उत्तीर्ण कैसा होगा? उत्तीर्ण नहीं होगा तो आप नौकरी नहीं दीजिएगा। तो सारी प्रतिक्रिया को देखने के बाद तो यही लगता है कि सरकार को एक योग्य टीचर नहीं बनाना है, एक अयोग्य टीचर बनाना है। एक योग्य उम्मीदवार को सिलेक्शन करके नौकरी नहीं देना है, वो जो उसको ज्यादा से ज्यादा अयोग्य घोषित करने पर विश्वास है, वो भी ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांग है। ये कितना भयावह स्थिति देश का है, ये सोचने की बात है। अब बता दीजिए कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम में कहता है कि नौकरी देंगे 100% वाले को, और वो कोई बच्चा जाता है 100% वाला, दोबारा भी सिविल सर्जन उसको 100% ही देता है, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो अयोग्य घोषित हो गया। जबकि दिव्यांग अधिकार अधिनियम में कहता है कि नहीं ये योग्य है। तो दो तरफा रास्ते पर रख कर दिव्यांग को कब तक पीछते रहिएगा? कब तक उसको अपने यूज एंड थ्रो का चीज बनाते रहिएगा? ये एक बहुत ही गंभीर मैटर है और इस पर सबको विचार करना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो पीएमसीएच है, ये जो अस्पताल है, आपने पहले तो ये दे दिया कि पीएमसीएच में बना लो, लेकिन आदेश दे दिया, आपके शिक्षा विभाग में भी नहीं गया, उसके पास निर्देश ही नहीं गया, क्योंकि दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनता है तो 3 विभाग के तहत बनता है, सामाजिक कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग। तो शिक्षा विभाग ने ऑर्डर ही नहीं दिया पहले, तो ऑर्डर वहां तक गया ही नहीं, तो मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा, और मेडिकल बोर्ड कहा कि हमको जानकारी नहीं, वो पर्चा छाट दिया और तमाम राज्यों का दिव्यांग, तमाम जिलों का दिव्यांग मतलब पीएमसीएच का चक्कर काटने लगा। वो कह रहा था कि हमको कोई निर्देश नहीं आया है, अब निर्देश नहीं आया तो हम बनाएंगे नहीं। तो वैसी स्थिति में तो अगर नहीं बनाएगा तो फॉर्म नहीं भर सकता, फॉर्म भरेगा तो वो क्या पढ़ेगा, जो कि उसको पीएमसीएच ही दौड़ना पड़ेगा। विभाग कह रहा है हमारे पास आया ही नहीं, बाद में विभाग ने कहा कि ठीक है हम बनाएंगे। वही पीएमसीएच में एक रूल ये भी है कि जन्म लेते ही दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाएगा, इसमें करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। और जो योग्य टीचर जो 2% दिव्यांग तो पढ़े ही लिखे हैं, वो जाते हैं सर्टिफिकेट बनाने तो आपको नियम और कानून का हवाला दे देते हैं। तो ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। ये अपने नियम में दिव्यांगों को उलझाने का एक कला है। उसके बाद जो पीएमसीएच, क्योंकि ये प्रमुख अस्पताल है, महाविद्यालय है, चिकित्सा महाविद्यालय, और सभी जिलों का यहाँ पर योगदान है। तो आपका यह कहना कि हम सिर्फ पटना वासी को बनाएंगे, यह कहाँ तक जायज है?
कहाँ तक जायज है ये कि सिर्फ पटना वासी को बनाएंगे? आपके यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं और आपके सर्कुलर में भी लिखा हुआ है, तो ये आपने कहाँ से आदेश दे दिया कि हम सिर्फ पटना वासी को बनाएंगे, दूसरे को नहीं बनाएंगे? वो जब भी जाएगा तो अपने हाथ में एक प्रमाण पत्र तो ले ही जाएगा, दूसरा प्रमाण पत्र पर आपको सत्यापित करना है। तो एक निर्बल निश्चल व्यक्ति को इस प्रकार से शिक्षा पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए छला न जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि नौकरी के लिए कोई किसी को छलेगा नहीं, वो कहाँ है? कहाँ है दंड का प्रावधान? कब यूज होगा दंड का प्रावधान? हाँ, 5 साल की सजा और 6 लाख का जुर्माना, वो कहाँ है? किसके पास है? कब लगाया जाएगा? जब दिव्यांग मर जाएगा तब लगाया जाएगा। आपके पास 1.5 लाख से 2 लाख शिक्षक है, ठीक है, और बीपीएससी जो इस एग्जाम को करवा रहा है उसको मात्र 10,000 लड़के को 12,000 लड़के को, पिछला आंकड़ा आप देख लीजिए, पिछला 5 साल 10 साल का आंकड़ा देख लीजिए, एक बार में 10 से 12,000 लड़कियों को एक बार ले सकता है। पहले ही 1.5 लाख लड़का है आपके पास, ठीक है, 10 से 12,000 लड़के को आप एक बार नियुक्त कीजिएगा, बाकी लड़के का भविष्य क्या होगा? तो इसीलिए तो आप योग्य घोषित कर रहे हैं कि हम जीत भी जाए, हम विधानसभा में अपना मेमोरेंडम भी पेश कर दें और दिव्यांग छात्र या सामान्य छात्र मारा जाए, जहां पे करोड़ों रुपए सिर्फ दिव्यांग को पढ़ाने में विज्ञापन में खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए, वहीं पर वस्तु स्थिति दिव्यांगों के साथ क्या है, एक शिक्षक के साथ क्या है, यह आपको सोचने के लिए विवश कर देता है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि डोमिसाइल नीति, आप कहे कि हर राज्य में डोमिसाइल नीति कि 10% बाहर के छात्रों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अब आपको पीएमओ बनना है तो आपने डोमिसाइल नीति खोल दिया। आपसे तो 1.5 लाख लड़का तो संभलता नहीं है, और आप कैसे सारे लड़कों को नियुक्त कीजिएगा, और जिस एजेंसी को दिए वहां तो 12,000 से ज्यादा लड़के की नियुक्ति ही नहीं होता है, तो क्या कीजिएगा? फिर वो पढ़े लिखे दिव्यांग, डिग्रीधारी दिव्यांग के साथ या सामान्य छात्र के साथ लाठीचार्ज कीजिएगा, हाँ, और अपनी मनमानी कीजिएगा, और आप चले सीएम से पीएम बनने, और राज्य की जनता एक मामूली सी पढ़ाई के लिए, एक मामूली से रोजगार के लिए त्राहिमाम कर रहा है, और आप अपने को कह रहे कि अब सीएम छोड़ो पीएम बना दो, हाँ? और कोई कंपटीशन देता है, कोई भी एग्जाम का कंपटीशन होता है, तो कै गो कंपटीशन होता है जी? एगो से 2 गो कंपटीशन होता है। एगो दिव्यांग जब कंपटीशन देता है तो 3-4 श्रेणी से गुजरता है, एक विभाग का सर्कुलर, एक अपना सर्कुलर, एक रोस्टर नियम, एक दिव्यांग अधिनियम। उसके बाद आप जब पढ़ाई करवाते हैं तो सब सेमेस्टर में पास होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद सीटेट पास होना चाहिए, उसके बाद आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र में शक आ गया, फिर दिव्यांगता में शक आ गया, ठीक है, उसके बाद आप 2 गो एग्जाम करवाइएगा, और उसके बाद आप उसको कसौटी पे कसिएगा, और फिर जनगणना से लेकर तमाम गणना तक में लगाइएगा। तो जिस राज्य में शिक्षा की इतनी दुर्दशा है, हम भारतीय संविधान में रहते हैं, और भारतीय संविधान में इस प्रकार का खिनौना कार्रवाई जो होगा, तो एक पढ़ा लिखा दिव्यांग को आत्महत्या करने से कोई रोक देगा क्या?
आप क्या चाहते हैं कि पढ़ा लिखा हुआ दिव्यांग आत्महत्या कर ले? आप रोजगार तो दीजिएगा नहीं, समाज की प्रमुख धारा से वो जुड़ेगा नहीं है। आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसीलिए नहीं इतना 2 एग्जाम जब पढ़ा था तब पास किया, उसके बाद सीटेट पास किया, उसके बाद फिर 2 एग्जाम ले रहे हैं, और उसके बाद भी एग्जाम, सारा एग्जाम पास करने के बाद जो मेन भूत सुविधा है, जहां से उसका बीज पड़ता है, दिव्यांगता श्रेणी में वो सम्मिलित होता है, उसी को समाप्त कर रहे हैं। तो आप हरासमेंट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ई गवर्नेंस में सुगम भारत दिव्यांगों के लिए है, ई गवर्नेंस हम दिव्यांगों के लिए लाए कि भागदौड़ से बचाया जाए। मेंटली हरासमेंट करना छोड़ दीजिए ना। इसलिए सरकार को नीयत और नीति अपना स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार वो दिव्यांग को रोजगार देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, यह स्पष्ट कर दे।